Hi guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss the electrostatic potential due to a point charge and electric dipole. So let's start with the first derivation, that is electrostatic potential due to a point charge. हमने क्या करना है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है. तो देखो इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम O एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, हमें चार्ज को लेकर आना है. P हमारे पास एक पॉइंट है जहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज एट O सच दैट ये जो OP डिस्टेंस है ये आपको R गिवन है. अब देखो हमने क्या किया है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स लिए हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रो पोटेंशियल का अगर हम डेफिनेशन देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि कितना वर्क डन हुआ है किसके लिए, कि जो आपके पास प्लस क्यू चार्ज था इन्फिनिटी पर, उसको हमें इन्फिनिटी से कहां पर लेके आना है, पॉइंट P पर लेकर आना है. राइट, इन्फिनिटी पे आपके पास चार्ज है, इन्फिनिटी से आप पॉइंट P पर चार्ज लेकर आना चाहते हो, और इस लाने में जितना भी वर्क डन होगा उस वर्क डन को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं. दैट मीन्स अगर हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इजीली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंडली हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कि जो वर्क डन है दैट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस. राइट, तो इसीलिए हमने क्या किया है, अपना एक कन्वीनियंटली पाथ सिलेक्ट कर लिया है अलोंग द रेडियल डायरेक्शन. ठीक है, हमारी मर्जी थी, कोई भी पाथ हम सिलेक्ट कर सकते थे. अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने कौन सा पाथ सिलेक्ट किया, अलोंग दिस रेडियल डायरेक्शन, जिसपे क्या है, हमें इन्फिनिटी से पॉइंट P पर चार्ज को लेकर आना है विदाउट एनी एक्सीलरेशन. ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्सीलरेशन 0 क्यों होगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रही है. एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगी, काउंटर बैलेंस कर देगी इलेक्ट्रिक फोर्स को, जिसकी वजह से जो चार्ज एक्सीलरेशन है या फिर नेट फोर्स है वो 0 होगी. नेट फोर्स 0 होने का मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो हमने क्या किया है कि ये जो पाथ है इसके बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया, दैट इज A. अब इस पॉइंट पर हम सबसे पहले क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो वो क्या होगा हमारे पास, E इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वेयर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग OA प्रोड्यूस्ड. ये हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. अब क्या है, हमने देखो A से B तक का एक स्मॉल डिस्टेंस हमने लेट की है, दैट इज dx. अब हम ये चाहते हैं कि A से B आने में, देखो अगर तो मैं कहूँ A से P आना है तो कंप्लीट वर्क डन कितना होगा, बट A से B आने में क्या है, अगर स्मॉल डिस्टेंस dx कवर अप कर रहा है तो वर्क डन भी क्या होगा, आपके पास स्मॉल होगा. तो हम लिख देते हैं कि स्मॉल वर्क डन क्या है, फ्रॉम A टू D, टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B इज dw, क्या हो जाएगा आपके पास, E वेक्टर डॉट dx वेक्टर. अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है, A वेक्टर मैग्नीट्यूड B वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर. Now in our case instead of A and B we have E vector and dx vector. तो अब आप देखो ये आपके पास dx वेक्टर की डायरेक्शन है और ये E वेक्टर की डायरेक्शन है, तो इसमें आपको दिख रहा है इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में हमेशा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है. दैट मीन्स हेयर थीटा इज 180 डिग्री. तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, E dx cos 180 degree, cos 180 degree is -1, that means it is minus of E dx. This is my first equation. तो ये क्या आया है, small work done आया, but we have to calculate the total work done in order to bring the charge from infinity to point P. So total work done W will be इंटीग्रेशन ऑफ dw.
अब हमें क्या करना है, देखो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक चार्ज को लेकर आना है, तो इनिशियल लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, और फाइनली हमें कहाँ पहुंचना है, पॉइंट P मतलब डिस्टेंस R पर पहुंचना है। सो यहाँ पर इनिशियल लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी और फाइनल लिमिट क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन्फिनिटी टू R, dw क्या है, माइनस ई डी एक्स। ई की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आ जाएगा इन्फिनिटी टू R माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस x, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है, सो इट विल बी टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू R x माइनस 2 dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का रिजल्ट यूज हो रहा है, जो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ अगर x माइनस 2 dx है तो हमेशा क्या होती है, पार में एक एडिशन होती है और जो भी पार अब इसके बाद बनता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, मतलब x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इट विल बी माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, कभी भी इंटीग्रेशन करनी है तो उसमें क्या है, पार में 1 की एडिशन होती है और आफ्टर एडिशन जो भी पार बनती है दैट विल बी गोज इनटू द डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई एक्स इन्फिनिटी टू R। अब क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट विल बी माइनस 1 बाय R प्लस 1 बाय इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव है तो वो प्लस हो जाएगा, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। सो यू विल गेट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपके पास क्या आया है, वर्क डन आया है, और वर्क डन ही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, दैट इज W। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला किसके लिए आ गया है कि पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा तो वो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो v किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर, तो अगर डिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ड्यू टू सिंगल चार्ज, उसकी नेचर कैसी होती है, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, ये क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक इन नेचर होता है, क्योंकि स्फीयर में ही क्या होता है, डिस्टेंस सेम रहता है, रेडियस सेम रहता है। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि अगर R की वैल्यू सेम रहेगी तो हमारे पास पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट मीन्स इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। राइट, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, आपसे वो ये पूछेंगे सबसे पहले तो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को फाइंड आउट करके बताओ। फर्दर वो कहेंगे नाउ कंपेयर द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ग्राफिकली। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि उसने क्या बोला है कि जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिमिलरली आपने सेकेंड पार्ट जो था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और वो आई थी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये आया था। वो इन दोनों को बोल रहा है कंपेयर करो ग्राफिकली, आप इसको ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हो। अब देखो ग्राफिकली हम इसको कैसे शो करेंगे, x एक्सिस पे हमने डिस्टेंस ले लिया दैट इज R, और y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल V। तो अब हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो अब हमने इसको ग्राफिकली देखो कैसे दिखाना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब ये कुछ ऐसा होगा, दिस इज V, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का मतलब थोड़ा सा इससे डीप में चला जाएगा, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। ये आपको ग्राफ्स पता होने चाहिए कि अगर पूछ ले इनवर्सली क्या है रिलेशन, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, या फिर डायरेक्ट कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो ये जो आपके पास डेरिवेशन है, ये आपके पास सिर्फ वो ये नहीं पूछेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालो, वो आपसे बोलेंगे कंपेयर करो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफिकली विद डिस्टेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो वो ऐसे हो जाएगी। अब अगर आपसे वो ये कह देते हैं कि तीनों चीजें कंपेयर करके बताओ,
पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। तो फोर्स भी हमने क्या निकाली थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये तीन चीजें किसके लिए हम कह रहे हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, क्लियर हो गया, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या वेरिएशन आती है। अब यहाँ पर क्या है, अभी मैंने क्या लिया था, सिंगल चार्ज लिया था, बट अगर आपके पास ग्रुप ऑफ चार्जेस आ जाएंगे तो ग्रुप ऑफ चार्जेस में आपने सिंपल क्या करना है, समीशन लगा दोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दोगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये चीज बोली थी कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो सिर्फ फोर्सेस के लिए ही नहीं लगता, वो आपके पास फ्लक्स के लिए, पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, सभी के लिए एप्लीकेबल है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देख लिया कि अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं तो सभी चार्जेस की वजह से हम पोटेंशियल को क्या कर देंगे, सिंपल सम अप कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिपेंड करता है वर्क डन पर। तो अगर आप वर्क डन निकाल लोगे वहां से डायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी निकल जाएगा। Now next topic is electrostatic potential at a point due to an electric dipole। देखो अभी हमने किसकी वजह से निकाला था, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बट अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल दी है। मीन्स ए बी डायपोल गिवन है। डायपोल का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a देन दे फॉर्म अ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, और डायपोल का भी आपको फॉर्मूला पता है कि पी वेक्टर क्या होता है, चार्ज इनटू द डायपोल लेंथ, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो अब हमने क्या किया है, एक पॉइंट P कंसीडर किया है। हियर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जो हमारे पास डायपोल है उसका सेंटर O है, O से P तक का डिस्टेंस क्या है, R वेक्टर। A से P तक का हमने R1 लिया है एंड B से P तक का डिस्टेंस हमने R2 लिया है। अब हमें क्या करना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दीज बोथ चार्जेस -Q एंड +Q। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट ए, कि पॉइंट ए पर जो चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या आएगा। देखो V1 विल बी, अभी हमने ये फाइंड आउट किया है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा। हियर चार्ज इज नेगेटिव सो इट विल बी -Q अपॉन 4πε0 R1। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम पॉइंट बी के लिए भी लिख सकते हैं, दैट विल बी V2 इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 R2। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है कि जो पोटेंशियल है हमारे पास, जो हमने अभी बात की थी कि जो आपके पास ये पोटेंशियल है ये किससे रिलेटेड है, वर्क डन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये क्या फॉलो करता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जो दो आपने अभी ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स निकाले हैं उनको क्या लिख सकते हैं, अब टोटल पोटेंशियल लिख सकते हैं सिंपली उनको ऐड करके। V विल बी V1 प्लस V2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, Q अपॉन 4πε0 कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्या किया है अभी तक, सिंपल पॉइंट चार्जेस की वजह से कि एक बार हमने A पर पॉइंट चार्ज को कंसीडर किया है और P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला है, सिमिलरली B पर, और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमने टोटल V निकाला है। अब यहाँ पर क्या काम बचता है, यू ओनली हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 एंड देन यू विल इजिली गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखो R1 एंड R2 फाइंड आउट करने के लिए हम मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कोसाइन लो। कोसाइन लो देखो मैथ्स में क्या कहते हैं, आपके पास एक ये ट्राइंगल गिवन है, इनके डिफरेंट एंगल्स गिवन है। ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, दिस इज A, B एंड C। इन दोनों इनकी लेंथ्स गिवन है A, B एंड C। तो कोसाइन लो हमें क्या बोलता है कि अगर आपको यहां पर cos A की वैल्यू निकालनी है तो देखो cos A, जो A एंगल है ये इन दो आर्म्स के बीच में है, मतलब A और C के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे, cos A इक्वल्स टू A स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस जो थर्ड आर्म बची दैट इज B स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ AC। ठीक है,
एक और लिख के देख लेते हैं, कॉस बी। देखो कॉस बी, ये जो एंगल बी है ये इन दोनों आर्म्स के बीच में एंगल है, ये आर्म सी है और ये क्या है, बी है। तो हम लिखेंगे बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस इसकी ऑपोजिट आर्म दैट इज ए स्क्वेयर अपॉन 2bc। सिमिलरली हमें cos c लिखना है, इट इज बिटवीन दीज टू आर्म्स ऑफ अ ट्राइंगल, दैट मीन्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ऑपोजिट आर्म इज सी स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी। ये हमारे पास कोसाइन लॉ होता है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो अब हमने यहाँ पर क्या लगाना है, कोसाइन लॉ ही लगाना है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे देखो ऐसे ही दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो अगर मैं ये नीचे वाले ट्राइंगल को यूज करती हूँ तो इसमें देखो ये आपके पास ए है, आर आ रहा है और R2 आ रहा है, तो आप इजिली R2 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल POB, देखो POB ट्राइंगल मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए, कुछ ऐसे बना हुआ है। ये पॉइंट P है, दिस इज O एंड दिस इज पॉइंट B। ये डिस्टेंस A गिवन है, ये R वेक्टर है और ये R2 वेक्टर, और यहाँ पर ये एंगल हमें थीटा गिवन है। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं cos थीटा विल बी, थीटा इन दो आर्म्स के बीच में है OB एंड OP, दैट मीन्स ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस R2 स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस ऑफ AR। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2AR cos थीटा विल बी ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस R2 स्क्वेयर। तो यहाँ से R2 स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2AR cos थीटा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, R2 स्क्वेयर विल बी, यहां से अब आप क्या करो, R स्क्वेयर को कॉमन ले सकते हो। तो अगर R स्क्वेयर कॉमन लोगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर माइनस 2A बाय आर कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हमने यहाँ पर क्या लिया है, R स्क्वेयर को कॉमन लिया है और R2 की वैल्यू क्या आ गई, R 1 प्लस ए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस 2A बाय आर कॉस थीटा रेज टू पावर 1/2। ठीक है, क्लियर हो गया है। कैसे फाइंड आउट की है, कोसाइन रूल लगाया है। पहले मैंने लोअर ट्राइंगल ली, लोअर ट्राइंगल में मुझे R2 दिख रहा था, मैंने R2 की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली सेम स्टेप्स में अब हम क्या करेंगे, अपर ट्राइंगल को यूज करेंगे। और अपर ट्राइंगल में देखो क्या आ रहा है, एक तो ये A R1 और R आ रहा है, तो यहां से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो R1 की वैल्यू। अब मैं आपके लिए दोबारा से वो ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूँ जो हमने अब यूज करनी है। हमने नीचे वाली ट्राइंगल को यूज करना है, दिस इज P, A, ये O है, ये डिस्टेंस आपको A गिवन है, ये आपको R1 गिवन है एंड दिस इज R। अब हमें एंगल देखना है कि एंगल हमारे पास अब क्या होगा। तो देखो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। स्ट्रेट लाइन में एंगल क्या होता है, 180 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया। तो अब आपने कोसाइन रूल लगाना है, वो क्या कहेगा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, दिस कॉस या एंगल इज बिटवीन दीज टू आर्म्स ऑफ अ ट्राइंगल, दैट मीन्स ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस ऑफ R1 स्क्वेयर अपॉन 2AR। अब ये आपको पता होना चाहिए कि cos 180 माइनस थीटा का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट। देखो आपने मैथ्स में क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़े होंगे, ये 0 डिग्री, 90, 180, 270 एंड 360। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 180 माइनस थीटा दैट मीन्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास आएगा। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उस केस में हमारे पास जो एंगल होता है ना, कॉस होता है या फिर जो साइन होता है, तो उसमें देखो चेंज कैसे आता है, कॉस 180 माइनस थीटा, इट मीन्स इट विल बी माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 90 और 270 के अबाउट एंगल्स चेंज हो जाते हैं, मीन साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस, कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन। बट ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाइन होती है 180 एंड 360 वाली, इसमें सेम रहते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास कॉस है वो नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाया। तो माइनस कॉस थीटा 2AR इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर। तो यहां से R1 स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस 2ar कॉस थीटा। अब सेम इसको भी वैसे ही आप रिजॉल्व कर लो, आर स्क्वेयर कॉमन, ए स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2ar बाय कॉस थीटा। टेकिंग रूट बोथ द साइड इट विल बी 1 प्लस ए स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर प्लस 2ar बाय कॉस थीटा रेज टू पावर 1/2। दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को। तो अब आपके पास एक हम केस लेकर चल रहे हैं। अगर हम ये लेते हैं इफ a इज लेस देन आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a बाय आर इज लेस देन 1, दैट मीन्स a स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इट इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो जब आप इसको निगलेक्ट कर दोगे तब आपके पास r1 की वैल्यू r 1 प्लस 2a बाय आर कॉस थीटा रेज टू पावर 1/2। Similarly, R2 will be R 1 minus 2AR cos theta raised to power 1/2। ठीक है, ये R1 R2 की वैल्यूज आ गई। हमें फॉर्मूला में कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, 1/R2 माइनस 1/R1। देखो ये निकाला था ना, तो अब इनका क्या कर सकते हैं, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने का मतलब यहाँ से 1/R1, ये भी 1/R, यहाँ पे पार क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सिमिलरली 1/R2, ये 1/R, ये पार क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब इन दोनों को हम अपनी जो वैल्यू है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से v विल बी, जो टोटल v है वो हमारे पास क्या होगा, q अपॉन 4πε0 1/R2 माइनस 1/R1। इसका मतलब r इंटू 1 माइनस 2a बाय आर कॉस थीटा रेज टू पावर माइनस 1/2, ये 1/R है, माइनस 1/R 1 प्लस 2a बाय आर कॉस थीटा रेज टू पावर माइनस 1/2। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। ठीक है, 1/R2 माइनस 1/R1। यहाँ पर आप बायनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो। बायनोमियल एक्सपेंशन क्या बोलती है कि ये जो आपके पास पार है ये यहाँ पर आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस a बाय आर कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस a बाय आर कॉस थीटा, ये आ गया। यहाँ पे मैंने 1/R को क्या ले लिया है, दोनों साइड्स में से मैंने इसको कॉमन ले लिया है। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास q अपॉन 4πε0 1 अपॉन r, इट विल बी 1 प्लस a बाय आर कॉस थीटा माइनस 1 प्लस a बाय आर कॉस थीटा। ये आ गई, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट q अपॉन 4πε0 r स्क्वेयर 2a कॉस थीटा। ये आ गई आपकी वैल्यू। अब यहाँ पर देखो जो q इंटू 2a है, ये क्या है, डायपोल मोमेंट है, तो हम लिख सकते हैं ना इसको p cos थीटा अपॉन 4πε0 r स्क्वेयर। ये आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। और p cos थीटा अपॉन 4πε0 r स्क्वेयर है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, p वेक्टर डॉट r कैप अपॉन 4πε0 r स्क्वेयर। बिकॉज p वेक्टर डॉट r कैप में क्या है, डॉट प्रोडक्ट, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा ही आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका जब मैग्नीट्यूड लोगे तो वो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखो ये कौन सी कंडीशन थी, यहाँ पर हमने शॉर्ट डायपोल की बात की थी। शॉर्ट डायपोल का मतलब हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे थे, a इज वेरी वेरी लेस देन r। अब जो डायपोल की बात होती है उसमें हमने सेकंड पार्ट में 2 डेरिवेशंस की थी कि अगर जो पॉइंट है वो एक्सिस पर लाई करता है डायपोल की, या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर लाई करता है। तो अगर हम एक्सिस की बात करते हैं, एक्सिस का मतलब जो थीटा है या तो वो 0 डिग्री होगा या फिर पाई होगा। तो यहाँ पर v क्या आ जाएगा, प्लस माइनस p अपॉन 4πε0 r स्क्वेयर। अगर cos 0 है, cos 0 डिग्री प्लस 1 होता है, एंड cos पाई विल बी -1, तो इनके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल प्लेन में एंगल क्या होता है, π/2 एंड cos 90 0, तो पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ठीक है,
तो क्लियर हो गया है कि हमने क्या डेरिवेशन स्टार्ट की थी, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना था ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले डायपोल कंसीडर करी, पॉइंट पी पर हमने दोनों की वजह से पोटेंशियल्स लिखे और फिर हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से उसको फाइंड आउट किया। एक इम्पॉर्टेंट हमने लॉ यूज करा है, कोसाइन लॉ, उसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया है, R1 एंड R2 की वैल्यू फाइंड आउट की है। आफ्टर फाइंडिंग आउट दीज वैल्यूज हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया अपनी इक्वेशन में, बाइनोमियल थ्योरम लगाई है, वहां से आपके पास ये रिजल्ट फाइंड आउट होता है। और ध्यान रखना, अगर तो हम बात करते हैं, अब कंपैरिजन करना चाहें, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे ड्यू टू डायपोल, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रही थी, एंड पोटेंशियल क्या आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है। कैसे रिलेट कर सकते हो इसको, क्योंकि देखो जब आप पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हो, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जब हम डायपोल की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक आर आपके पास डिनोमिनेटर में इंक्रीज हो जाएगा। सेम यहाँ पर पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जब हम डायपोल में लिखेंगे तो एक आपके पास जो आर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ड्यू टू दिस डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर पोटेंशियल हो, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n+1। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, जहां पे जो n की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो 2 होगी और पोटेंशियल के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया है ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस मीन्स जहां पर पोटेंशियल सेम होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। Guys, if you like my video, please subscribe my channel, press the bell icon and also like, share and comment on my video. Thank you so much guys for watching my video.